Hello everyone. Good evening and very welcome to Textbook Super Coaching. This is Monica, your JAB expert. दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे अपने इस प्लेटफॉर्म पे। एंड आज दोस्तों हम AFM में मॉड्यूल ए का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं, जहां पे टॉप 100 क्वेश्चंस आपको मॉड्यूल ए के कवर कराए जा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 सेशंस तो ऑलरेडी आपके हो चुके हैं। आज हम यहाँ पे थर्ड सेशन आपका कवर कर रहे हैं। तो आई होप डेली बेसिस पे आप सेशंस भी देख रहे होंगे। चलिए अब यहां पे जो पहला क्वेश्चन है वहां कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स इज रिवील्ड बाय द ट्रायल बैलेंस। इसमें से कौन सा एक एरर ऐसा होता है जो ट्रायल बैलेंस में रिवील हो जाता है। तो अब यहाँ पे हमें समझना ये है कि ट्रायल बैलेंस में जितनी भी चीजें हम रिकॉर्ड करते हैं वो लेजर अकाउंट का कॉपी पेस्ट ही होता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती हमने लेजर अकाउंट में की है तो वही गलतियां ट्रायल बैलेंस में भी ट्रांसफर होंगी और वही गलती ट्रायल बैलेंस में जाके रिवील भी होंगी। तो ओवरऑल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, रॉन्ग अमाउंट एंटर्ड इन द लेजर अकाउंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं जनरल एंट्रीज विच परटेन टू आउटस्टैंडिंग एंट्रीज, प्रीपेड एंट्रीज एंड डेप्रिसिएशन एंट्रीज आर कॉल्ड। कह रहे हैं कि वो सारी एंट्रीज जहां पे आउटस्टैंडिंग एंट्री होती है, प्रीपेड एंट्री होती है, डेप्रिसिएशन एंट्रीज होती हैं, इनको कलेक्टिवली हम कहते क्या हैं। तो दोस्तों एक्चुअल में होता ये है कि जब हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं ना, तो हमारा 2 मोटिव होता है। एक तो कोई एरर हो उसको आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करना, एंड सेकेंड ये होता है कि भाई जो हमारे 2 बैलेंसेस हम बना रहे होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, इसको टैली कराना। तो टैली कराने के लिए क्या होता है कि यहाँ पे हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज करते हैं जिसमें आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एंड डेप्रिसिएशन एंट्रीज आती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट डज द बैलेंस ऑन द डेबिट साइड ऑफ कैश बुक इंडिकेट। कैश बुक के डेबिट साइड में जो बैलेंसेस होते हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं। तो दोस्तों हमने पढ़ा हुआ है कि कैश बुक में कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को नोट करेंगे और कैश बुक जो होता है कंपनी के द्वारा मेंटेन किया जाता है, ठीक वैसे बैंक स्टेटमेंट बैंक के द्वारा मेंटेन किया जाता है और दोनों में सेम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। कंपनी अपने एंड पे बना रही होती है, बैंक अपने एंड पे बना रही होती है। तो जो चीजें कैश बुक के डेबिट साइड में शो होती हैं वही बैंक बुक के क्रेडिट साइड में शो होती हैं। ठीक वैसे जो चीजें कैश बुक के क्रेडिट साइड में शो होती हैं वो बैंक बुक के डेबिट साइड में शो होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक बुक का क्रेडिट साइड कैश बुक का रेप्लिका होता है और बैंक बुक का डेबिट साइड कैश बुक का रेप्लिका होता है। बस यही तो पूछा है। कैश बुक के डेबिट साइड क्या इंडिकेट करता है, क्रेडिट बैलेंस एज पर द बैंक स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वन, एक न्यूमेरिकल है डेप्रिसिएशन पे बेस्ड। कह रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड का यूज करके डेप्रिसिएशन बताइए। पूछा क्या गया है कि एक कंपनी है KMR इंक, वो एक नया ट्रक खरीदती है 1 लाख का। एक्सपीरियंस के बेसिस पे इन्होंने ये अज्यूम किया कि ट्रक 5 साल तो काम करेगी, 5 साल चलेगी। उसके बाद उन्होंने ये एस्टिमेट किया कि 5 साल यूज करने के बाद अगर हम ट्रक को बेचते हैं तो ट्रक का हमें $15,000 तो मिल ही जाएगा। तो कह रहे हैं डेप्रिसिएशन निकाल के बताओ। तो ऐसे केस में हमें करना क्या है, स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला अगर हमें पता है तो बहुत ही आसानी से और 30 सेकेंड के अंदर हम इसका आंसर दे सकते हैं। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट। तीनों वैल्यू हमें क्वेश्चन में दिया गया है। कॉस्ट मतलब कितने का परचेज किया हमने ट्रक, $1 लाख का, हमने ये लिख दिया। सैल्वेज वैल्यू मतलब इसको बेचने पे कितना पैसा मिलेगा, हमने कहा 5 साल यूज करने के बाद बेचेंगे $15,000 मिलेगा। कितने साल तक यूज कर सकते हैं, 5 साल तक। बस यही हमारा आंसर है, सॉल्व कर देंगे। क्या आएगा, 1 लाख में से 15,000 लेस कर देंगे, 85,000 डिवाइडेड बाई 5, सॉल्व करेंगे $17,000 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3।
बहुत बार ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है, तो बस आपको करना क्या है, फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट, business entities accounting principle states that companies and owners should be treated as separate entity। क्या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो कंपनी है और ओनर है उन्हें अलग अलग एंटिटी के तौर पे ट्रीट करना चाहिए? स्टेटमेंट बी में कह रहे हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट कॉस्ट आर एक्सपेंसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड एट द सेम टाइम एट द रेवेन्यू टू विच दे करस्पॉन्ड। कह रहे हैं क्या मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी कॉस्ट और एक्सपेंसेस हैं उन्हें सेम टाइम पे रिकॉर्ड करना चाहिए। जिस ईयर में एक्सपेंस किया उस ईयर में क्या रेवेन्यू आया, हमें सेम ईयर में इसको रिकॉर्ड करना है। तो अब यहाँ पे केस क्या है कि पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि कॉस्ट एंड रेवेन्यू को कंपेयर करना ये मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, ये है मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, double entry system rule, debit what comes in and credit what goes out is applicable to which of the following account। ये जो गोल्डन रूल है ये कौन से अकाउंट से के लिए एप्लीकेबल है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा रियल अकाउंट। नेक्स्ट, व्हाई इज अ कैश बुक अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट फॉर अ कैश अकाउंट? कह रहे क्यों कैश बुक को कैश अकाउंट का परफेक्ट सब्सटीट्यूट मानते हैं? हम कैश ट्रांजैक्शन को डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं इसलिए, या किसी भी डिजायर डेट पे हमारे पास कितना अवेलेबल कैश बैलेंस है हम ये जान सकते हैं, या फिर दोनों? तो ऑब्वियस सी बात है कैश रिलेटेड सारी जानकारी हमें एक जगह मिल जाती है, डे टू डे रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब हम एएफएम पढ़ रहे हैं और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ना है, ये भी बड़ी बात है, ये भी संभव नहीं है। तो क्वेश्चन फाइनली आ ही गया, कह रहे विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील विथ इनकम टैक्स अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो इनकम टैक्स अकाउंटिंग से डील करता है? क्या हो जाएगा? 22, 13, 24, 10। आंसर हो जाएगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22। नेक्स्ट, व्हाट क्राइटेरिया आर यूज्ड to determine if a bill of exchange is accepted। कह रहे बताओ कौन सा क्राइटेरिया यूज करते हैं ये डिसाइड करने में कि बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया है। बिल होता क्या है? जब सेलर बायर को क्रेडिट बेसिस पे कोई सामान देगा तो एक बिल भी साथ ही साथ जनरेट करता है, उसी बिल को बोलते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। इस बिल को एक्सेप्ट तब माना जाता है जब बायर ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया हो, जब बायर ने उस बिल पे अपना साइन कर दिया हो। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द डेप्रिसिएशन विल। कह रहे हैं जब हम डेप्रिसिएशन को निकालने के लिए स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करते हैं तो डेप्रिसिएशन किस बेसिस पे कैलकुलेट करते हैं, या डेप्रिसिएशन होता क्या है? क्या हर साल ये कांस्टेंट होगा? क्या हर साल डेप्रिसिएशन बढ़ेगा घटेगा या कुछ भी नहीं होगा? तो दोस्तों स्ट्रेट लाइन मेथड से जब हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे निकालते हैं और यही रीजन है कि डेप्रिसिएशन हर साल सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ऑप्शन नंबर 1 हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, अब अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है पूछ रहे हैं, कह रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर आइडियाज अजम्पशंस कंडीशंस बेस्ड ऑन विच अ बिजनेस एंटिटी रिकॉर्ड्स इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेस इट्स बुक कीपिंग। कह रहे क्या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट वो आइडिया जम्पशन या कंडीशन होते हैं जिसके बेसिस पे कोई भी बिजनेस फर्म सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है, अपने बुक कीपिंग को ऑर्गेनाइज करती है। स्टेटमेंट में 2 में कह रहे हैं इट हेल्प अ बिजनेस टू इंटरप्रेट एंड इंटीग्रेट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस इनटू अकाउंटिंग प्रोसेस। कह रहे हैं ये हेल्प करता है किसी भी बिजनेस फर्म को जिससे वो अपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को इंटरप्रेट करेगी, एनालिसिस करेगी और उसे अकाउंटिंग प्रोसेस में इंटीग्रेट भी करेगी। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए गए। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको बता दूं दोस्तों, आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट सेशन में ही अनाउंस कर दिया कि अब चूंकि आपके एग्जाम में केवल 1 महीने का टाइम है, तो ऐसे केस में अब हम डेली बेसिस पे आपके लिए सेशंस लेके आ रहे हैं। और केवल एएफएम ही नहीं, हर एक सब्जेक्ट के लिए डेली बेसिस पे आपके लिए सेशंस आएंगे। तो ऐसे केसेस में इसका एडवांटेज लीजिए, थोड़ा सा डेडिकेटेड होइए। अगर आप डेली बेसिस पे सेशन देख रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपना जीआईबी या डीबीएफ जिसमें भी आपने इनरोल किया है, आप वो क्लियर करेंगे ही। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और कोई भी सेशन आपसे मिस ना हो। और ये टेलीग्राम ग्रुप की ऑफिशियल आईडी है टेक्स्ट बुक बैंकिंग प्रोफेशनल्स, इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ यहीं से होगा डिस्कस, पीडीएफ यहीं पे हम शेयर करते हैं। एंड साथ ही साथ आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो यहीं पे हम डिस्कस करते हैं। एंड प्लस यहाँ पे क्विजेस के फॉर्म में कई सारे क्वेश्चन दिए जाते हैं जो आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स डील विथ रिवेन्यू रिकॉग्निशन। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो रिवेन्यू रिकॉग्निशन से डील करता है? आंसर होगा AS9। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज अ अकाउंटिंग इक्वेशन बेस्ड ऑन। कहने बताओ इसमें से कौन से सिस्टम पे पूरा का पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन ही बेस्ड है? अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या भाई? असेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस ओनर्स इक्विटी। एसेट्स जो है ये डेबिट को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइबिलिटी एंड इक्विटी क्रेडिट को शो करते हैं। ये बेस्ड होते हैं डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग पे। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, which of the following steps are used to calculate the accounting equation? कह रहे कौन कौन सा स्टेप अकाउंटिंग इक्वेशन कैलकुलेट करने में यूज होता है? बिजनेस के टोटल असेट को हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे, टोटल लायबिलिटीज को बैलेंस शीट में लिखा जाता है अलग से लायबिलिटी साइड में, और उसके साथ साथ इक्विटी वाला पार्ट भी नोट करेंगे। टोटल लायबिलिटी को हम इक्विटी के साथ ऐड करेंगे, या ये सभी। तो ऑब्वियस ही बात है, अकाउंटिंग इक्वेशन अभी हमने पढ़ा क्या? असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। तो बैलेंस शीट के एक साइड में हम असेट लिख देंगे, दूसरे साइड में लायबिलिटी लिखेंगे, और जिधर साइड लायबिलिटी उधर साइड हम इक्विटी भी लिखते हैं, दोनों को ऐड भी करते हैं। तो सारा का सारा यहाँ पे स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, कह रहे हैं अ लाइबिलिटी दैट में ऑकर डिपेंडिंग ऑन द आउटकम ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। वो कौन सी तरीके की लाइबिलिटी या ऑब्लिगेशन होता है जो किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट का आउटकम होता है? जो चीजें प्री प्लान्ड ना हो लेकिन फिर भी हमारे पर एक खर्चा आ जाए, ऐसी लाइबिलिटी को हम बोलते हैं कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी। नेक्स्ट, which of the following accounting standard prescribed by ICAI in India doesn't match the description? कह रहे हैं कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो ICAI के द्वारा प्रेस्क्राइब किया गया और वो डिस्क्रिप्शन से मैच नहीं करता? 17 में सेगमेंट रिपोर्टिंग है, बिल्कुल सही है, रिलेटेड टॉपिक है। 26 में इंटेंजिबल असेट है, बिल्कुल सही बात है। 9 में रिवेन्यू रिकॉग्निशन है, ये भी करेक्ट है। 1 में कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये रॉन्ग है। कैश फ्लो स्टेटमेंट को 3 में डिफाइन किया गया है। तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हमें पूरी की पूरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की लिस्ट जो है वो याद होगी, और ये आपको याद कर लेना चाहिए आराम से, 2-4 नंबर तो आपको यहीं से मिलेगा। नेक्स्ट, cash which is not due as income of the business is not credited to income under a system, and cash received whether due or not is taken as income of the business under this system। तो दो मेथड्स दिए गए हैं जिस बेसिस पे अकाउंटिंग की जाती है। अब हमें भी पता है कि भाई 2 बेसिस पे अकाउंटिंग होती है, कैश बेसिस पे एंड एक अप्रूवल बेसिस पे। करेक्ट आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पैटर्न पे क्वेश्चन आपका पूछा भी जाता है।
कह रहे हैं while posting the transaction, the account clerk of a firm posted an entry of 55,687 to an account as rupee 56,687. This will be known as. कह रहे हैं भाई हम ट्रांजेक्शन्स को ट्रांसफर कर रहे थे, अकाउंटिंग क्लर्क से एक गलती हो गई। गलती क्या हुआ कि इतने का ट्रांजेक्शन हुआ था और गलती से उन्होंने इस ट्रांजेक्शन को ये लिख दिया, 1,000 का डिफरेंस आ गया। कहाँ 55,000 का ट्रांजेक्शन था, कहाँ उन्होंने 56,687 का ट्रांजेक्शन कर दिया। 1,000 का गैप आएगा, डिफरेंस आएगा। ये कौन सा एरर है? इसको हम बोलते हैं एरर ऑफ कमीशन। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट, हम जितने भी टॉपिक्स पढ़ रहे हैं दोस्तों, ऑलमोस्ट हम मॉड्यूल ए के सारे टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं। एंड जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं जिन टॉपिक्स पे, उसी पे बेस्ट क्वेश्चंस आपको मैक्स टू मैक्स कराए जा रहे हैं, जिससे आसानी से आप अपना इसी अटेम्प्ट में ये सेशंस के थ्रू अपना पेपर क्लियर कर लो। अब कह रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इफ देयर इज पॉजिटिव बैलेंस, इट अपीयर्स ऑन अ साइड ऑफ कैश बुक एंड ऑन साइड ऑफ पासबुक। कह रहे हैं कि अगर हम रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं सॉरी, और वहां पे पॉजिटिव बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है, तो कैश बुक के कौन से साइड पे ये अपीयर होगा एंड पासबुक के कौन से साइड पे अपीयर होगा। अब ऑब्वियस सी बात है, कैश बुक एंड पासबुक एक दूसरे की रिप्लिका होती है, बट जो ट्रांजैक्शन कैश बुक के डेबिट में शो होगा वही ट्रांजैक्शन बैंक बुक के क्रेडिट में शो होगा। पॉजिटिव बैलेंस अगर हमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिख रहा है, तो ये कैश बुक के डेबिट साइड में शो हो जाएगा और पासबुक के क्रेडिट साइड में शो होता है। अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो, अगर ये निगेटिव बैलेंस होता तो केस अपोजिट हो जाता। ठीक, नेक्स्ट। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये है आप सभी के लिए होमवर्क। तो आई होप आप सभी लोग डेडिकेटेड होंगे। एग्जाम में टाइम भी कम है, और मेरा तो यही मानना है कि अगर आप ईमानदारी से 1 महीना दे देंगे तो डेफिनेटली श्योर शॉट आप अपना पेपर क्वालिफाई कर लेंगे, फिर वो कोई भी पेपर क्यों ना हो। 4 पेपर टोटल हैं आपके ओवरऑल सिलेबस में, उसमें सबसे टफ या सबसे ज्यादा डराता है आपको AFM, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। बट दोस्तों मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप डेडिकेटेड होके पढ़ोगे, जो चीजें हम आपको गाइड कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं, अगर उसके अकॉर्डिंग आप चलोगे तो श्योर शॉट आप अपना पेपर क्लियर कर ले जाओगे। बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं है कट ऑफ का, केवल 45% मार्क आपको हर इंडिविजुअल बेसिस पेपर में लाना है। ओवरऑल 50% का कट ऑफ है, तो आसान है। एक बार JIB DBIF क्लियर कर लोगे, उसके बाद फिर जाके ही आप CIB क्लियर कर सकते हो, और आपको भी पता है इसका कितना बेनिफिट है आपके प्रमोशन में भी और आपके इंक्रीमेंट में भी। तो इसका क्या आंसर होगा, आपको इसका रिस्पॉन्स देना है। प्लस आपके लिए फाउंडेशन बैचेस भी अवेलेबल है, जहां पे आप इनरोल करके चारों ही पेपर जो आपका है, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, PPB, AFM एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट, ये चारों ही पेपर का एक कंप्लीट बैच, एक सुपर पैक आपको मिलेगा। एक्सपर्ट फैकल्टीज के गाइडेंस और उनके स्ट्रेटजी के साथ आप पढ़ोगे। आपको डेली लाइव सेशंस मिल रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने एनरोल कर लिया है। स्टडी नोट्स मिलेगा, एंड यहाँ पे कई सारे आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस के लिए। तो एक कंप्लीट सोल्यूशन है आप सभी के लिए, जिसके थ्रू एनरोल करके आप अपना पेपर क्लियर कर सकते हैं। वहीं आपके लिए एक और फैसिलिटी ये भी है कि अगर आपको लगता है कि भाई 3 पेपर तो कंप्लीट थियोरी वाले ही हैं, न्यूमेरिकल में परेशान करता है, तो ऐसे केसेस में AFM सबसे टफ है। 3 पेपर क्लियर हो जाता है, AFM में रुक जाता है, तो ऐसे केस में आप चाहो तो इंडिविजुअल बेसिस पे भी कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। तो AFM का इंडिविजुअल बैच भी अवेलेबल है, जहां पे आप केवल मेरा जो कूपन कोड है MONIKACH, ये अप्लाई करके डिस्काउंटेड प्राइजेस में बैचेस परचेज कर सकते हैं। तो बस आपको खुद पे रखना है भरोसा, खुद से करनी है एक जिद,
मुझे पता है कि आप सभी लोग बैंकर्स हैं, तो ऑब्वियसली आपकी बैंडविड्थ फुल होती है, वर्किंग आवर आपका बहुत अच्छा खासा रहता है। लेकिन अब आपको अगर अपने उसी बैंकिंग करियर में प्रमोशन लेना है, ग्रोथ चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे आपको जीआईबी तो क्लियर क्लियर करना ही होगा। इससे आप बाकी ऑडियंस से, बाकी बैंकर से अलग हो जाएंगे। आपके सीवी में एक अलग यहाँ पे ऐड हो जाएगा पॉइंट, क्या कि आप जीआईबी क्वालिफाइड हैं। फिर नेक्स्ट जब आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल होंगे तो इस बेसिस पे प्रमोशन भी आपको इजीली मिल जाता है। एंड प्लस जो आपका मॉनिटरी बेनिफिट हुआ वो तो हुआ ही। तो हर तरीके से आपके लिए विन विन सिचुएशन है। कोर्सेज में इनरोल करके प्रिपरेशन अपना स्टार्ट करके आप अपना इसी अटैम्प्ट को टारगेट कीजिए और प्रिपरेशन करके पेपर क्वालिफाई कर लीजिए। बाकी डेली बेसिस पे सेशंस आ रहे हैं तो बेनिफिट जरूर से लीजिए। थैंक यू सो मच एंड यस, हैप्पी विजयदशमी।